वेलकम फ्रेंड्स। आज से हम पीपीएससी लेक्चरर फिजिक्स के पास को डिस्कस करेंगे। 2011 से लेकर अब तक जितने हुए हैं सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेली के हम 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस अंदाज में करेंगे कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज द पार्टिकल्स विच डोंट ओबे पॉली स्क्वेरियन प्रिंसिपल आर क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, फर्मियोन्स या पायोन्स। देखो इसको थोड़ा समझते हैं हम। फर्मियोन्स ओबे पॉलीस्क्रीन प्रिंसिपल। जो फर्मियोन्स होते हैं ना वो सिर्फ ओबे करते हैं इस पॉलीस्क्रीन प्रिंसिपल को। जो बोसोन्स हैं वो ओबे नहीं करते। क्यों? क्योंकि फर्मियोन्स की जो है ना हाफ इंटेग्रल स्पिन होती है, जबकि बोसोन्स की फुल इंटेग्रल स्पिन होती है। जिनकी हाफ इंटेग्रल स्पिन हो ना वही ओबे करते हैं पॉलीस्क्रीन प्रिंसिपल को, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा समझते हैं कि जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं ना जो किसी और से मिलकर नहीं बनते, लाइक क्वार्क्स हो गए, लेप्टॉन्स, जैसे लेप्टॉन्स में कौन कौन से आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, और भी होते हैं। ये सारे फर्मियोन्स हैं। ये किसी और से मिलकर नहीं बनते, ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इनकी जो स्पिन कह लो, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक ही चीज है, ठीक है ना। इनकी जो स्पिन होती है वो हाफ होती है, ठीक है। क्योंकि देखो हमें पता है कि ईच पार्टिकल जो है ना एलिमेंट्री पार्टिकल, ये या तो क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, जिसको हम स्पिन कहते हैं, ठीक है ना, अपने एक्सिस पर घूमता है। तो इसको हम जो अप स्पिन होती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव हाफ, और जो डाउन स्पिन होती है उसको हम कहते हैं नेगेटिव हाफ, ठीक है। तो ये तो हो गया, जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, उनकी स्पिन हाफ होती है, सारे फर्मियोन्स होते हैं। अब हम देखते हैं हेड्रोन्स क्या होते हैं। हेड्रॉन्स एक्चुअली जो है ना ये कंपोजिट पार्टिकल्स होते हैं, ये बनते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल से। किस एलिमेंट्री पार्टिकल से हम कहते हैं क्वार्क्स। तकरीबन सारे हेड्रॉन्स जो है ना वो क्वार्क्स से बनते हैं, इसलिए से कहते हैं कंपोजिट पार्टिकल्स। ये किसी और से बनते हैं। तो अब क्वार्क्स, ये जो क्वार्क्स से तो बनते हैं, तो अब हेड्रॉन्स जो है ना ये फर्मियोन्स भी हो सकते हैं, ये बोसोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था बोसोन्स क्या होता है, जिसकी फुल स्पिन, फर्मियोन जिसकी हाफ स्पिन। तो आगे हम देखते हैं, अगर हेड्रोन्स जो हैं ये बने दो क्वार्क से मिलकर, तो देखो हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो फुल बनेगी स्पिन, ठीक है ना। तो इनकी स्पिन जो है ना फुल हो जाएगी। अब अगर इनकी स्पिन फुल फुल इंटेग्रल है, फुल इंटेग्रल है तो इसका मतलब है कि ये हेड्रोन्स के हो जाएंगे, बोसोन्स हो जाएंगे। ये जो हेड्रोन्स है बोसोन होती हैं। ऐसे हेड्रोन्स जो दो क्वार्क से मिलकर बने उसे वो बोसोन तो हो गए। इनको कहते क्या है, ऐसे हेड्रोन्स को हम कहते हैं मीजोन्स। इसकी एग्जांपल है लाइक पायोन, ठीक है। अब ऐसे हेड्रोन्स जो तीन क्वार्क से मिलकर बने उन्हें क्या कहते हैं, उनकी स्पिन क्या होती है। उन देखो हाफ हाफ को ऐड करोगे तीन बार तो हाफ ही आएगी, माइनस करो या ऐड करो, स्पिन जो है ना हमेशा हाफ ही रहेगी। स्पिन हाफ है इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये फर्मियोन्स होते हैं, ठीक है, ये फर्मियोन्स है। तो ऐसे हेड्रोन्स जो तीन क्वार्क से मिलकर बने वो फर्मियोन्स होते हैं, उनकी स्पिन जो है ना हाफ होती है। और ऐसे हेड्रोन्स को हम कहते हैं बारियोन, ठीक है। और इसके एग्जांपल है प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, ये सारे बारियोन हैं, ठीक है। So let's summarize what we have learned so far. All quarks, leptons, protons, neutrons, etc. all have half integral spin. So they obey Pauli exclusion principle. Whereas photons, phonons, gravitons, pions, etc. all have full integral spin. And so they don't obey Pauli exclusion principle. Rather they obey Bose-Einstein statistics. तो हमारा आंसर क्या हुआ, पायोन्स। ये ओबे नहीं करते पॉलीस्क्रीन प्रिंसिपल क्योंकि ये बोसोन्स हैं, ठीक है, इनकी स्पिन जो है ना इंटेग्रल है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्वेशन कंफर्म्स दैट नो मोनोपोल एग्जिस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन है हमारे पास, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल पार्शियल टी, या नन ऑफ दीज। अब देखो, आपको जितने भी मैक्सवेल इक्वेशन है सबका पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में किसी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो जो पहली मैक्सवेल इक्वेशन है, ये है कि असल में है गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये हम बताता क्या है, ये बताती है कि मोनोपोल जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट कर सकता है। और हमें क्या बताता है, ये बताता है कि जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है जिसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो चार्जेस जो है ना डिस्प्लेस होते हैं, जिसमें कहते हैं पोलराइजेशन हो जाती है।
ये कितनी होगी किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जो मटेरियल के चार्ज डेंसिटी है ना, उस पे डिपेंड करता है कितनी पोलराइजेशन होगी, ठीक है? अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, कम है तो कम पोलराइजेशन होगी, ठीक है? ये हम बताते हैं फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। अब हम देखते हैं सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन में क्या बताती है? डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। असल में तो ये है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो ये बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में मोनोपोल नहीं होता, हमेशा डायपोल होता है। इसमें हमेशा साउथ और नॉर्थ पोल इकट्ठे होते हैं, कभी भी अलग नहीं हो सकते, ठीक है? ये बताता है हमें दूसरी क्वेश्चन। तीसरी क्वेश्चन होती है ये, और ये बता क्या, ये असल में है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। ये असल में बताता क्या है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो जो लास्ट इक्वेशन है ये बता क्या बताती है, ये हमें देखो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी पार्शियल टी। ये एक जबरदस्त इक्वेशन है। ये इसमें है क्या, मॉडिफाइड फॉर्म है एम्पियर्स लॉ की। ये हमें एक यूनिक चीज क्या देती है कि बताती है कि करंट कैरिंग कॉइल जो है ना प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड। किस वजह से? हम पहले बताते हैं कि सिर्फ पैदा करती है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी होगी, उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, ठीक है? सो हमें हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन सी इक्वेशन कंफर्म्स करती है कि नो मोनोपोल एग्जिस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड? सेकंड बताती है डेल डॉट डी इज इक्वल टू 0, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ऑप्शंस है आइंस्टाइन, रदरफोर्ड या प्लांक या हर्ट्ज। देखो, जो आइंस्टाइन है इसने जो है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, इस फिनोमिना को, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक्स फोटोन थ्योरी या क्वांटम थ्योरी। जबकि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन, और प्लांक ने इंट्रोड्यूस कराया था कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। जबकि हर्ट्ज ने ये जो है ना, इस बंदे ने हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? डी, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ensemble in which mass remains constant but energy doesn't remain constant is called। ऑप्शन है माइक्रो कैनोनिकल ensemble, कैनोनिकल ensemble, ग्रैंड कैनोनिकल ensemble या नन ऑफ दीज। देखो तीनों का पता होना चाहिए, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। देखो हम देखते हैं इन माइक्रो कैनोनिकल ensemble में क्या होता है, बोथ mass and energy of the system remain constant, ठीक है? जैसे आइसोलेटेड सिस्टम में होता है। अब कैनोनिकल एग्जाम्पल में क्या होता है कि मैस तो रहता है कांस्टेंट लेकिन एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, जैसे क्लोज सिस्टम में होता है, ठीक है? आगे हम देखते हैं कि ग्रैंड कैनोनिकल एग्जाम्पल में क्या होता है, इसमें दोनों मैस एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट नहीं रहती, दोनों कांस्टेंट नहीं रहती, जैसे ओपन सिस्टम में होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन से एग्जाम्पल में मैस तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी? ये होता है कैनोनिकल एग्जाम्पल में। सो राइट आंसर हमारा क्या हुआ? बी। So moving on to the next question, divergence theorem is used to convert the surface integral into line integral, volume integral, closed integral या none of these। देखो डाइवर्जेंस थ्योरम जो इस बारे में सवाल तो ये देखते हैं हम। जो डाइवर्जेंस थ्योरम होता है ना, ये इस्तेमाल होता है कन्वर्ट करने के लिए सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? हमें स्टोक्स से पता होना चाहिए, बाजू में पूछ लेता है। स्टोक थ्योरम इज यूज्ड टू कन्वर्ट लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। तो हमारा राइट आंसर इस वक्त क्या हुआ? डाइवर्जेंस थ्योरम जो है इस्तेमाल होता है सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? सो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ हेक्सागोनल लैटिस इज। ऑप्शन है सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी या हेक्सागोनल। अब देखो आपको सबका पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक इज सिंपल क्यूबिक, एफसी बीसीसी का होता है एफसीसी, और एफसीसी का होता है बीसीसी। जबकि एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इसका एचसीपी ही होता है, ठीक है? तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ? हेक्सागोनल का हेक्सागोनल ही होता है रेसिप्रोकल लैटिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर एट विच रेसिस्टिविटी ऑफ सम मटेरियल बिकम जीरो इज कॉल्ड। नील टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये सारे टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब देखो क्यूरी टेम्परेचर किसे कहते हैं? ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ना पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, ठीक है? फेरो जो है ना पैरा बन जाते हैं, ठीक है?
अब नील टेम्परेचर क्या होता है? ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक या फेरी मैग्नेटिक मटेरियल बन जाते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये दोनों का डिफरेंस लाजमी आपको पता होना चाहिए, कभी कोई पूछता है कभी कोई। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जिस पे कुछ कंडक्टर जो है ना, जो बिल्कुल जो है ना रेजिस्टेंस बिल्कुल ऑफर नहीं करते, ऑफर करते हैं जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टिविटी बिल्कुल उसकी जीरो हो जाती है। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें कंडक्टर्स ऑफर करे जीरो रेजिस्टेंस, उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसमें कंडक्टर बन जाते हैं सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो हमने तीनों देख लिए। तो इस वक्त हमारा आंसर क्या हुआ? किस टेम्परेचर रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है सब मटेरियल की? वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। राइट आंसर सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूरी टेम्परेचर। देखो हमने क्यूरी में देख लिया क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर हम पता है, अभी हम देख के आए क्या होता है। तो हम बताना है क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन का क्यूरी टेम्परेचर क्या है? 750 डिग्री, 750 केल्विन, या 100 1023 केल्विन, या बोथ ए एंड सी। यहाँ जल्दी में गलती हो जाती है, बाजू का 750 डिग्री देख के यहाँ लगा देते हैं, या 1023 केल्विन देख के यहाँ लगा देते हैं। हालांकि ये दोनों ही ठीक है, 750 डिग्री, और इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वन बन जाएगा, 1023 केल्विन बन जाएगा। सो दोनों ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ? बोथ ए एंड सी, ठीक है। राइट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिलेक्शन रूल फॉर अलाउड ट्रांजिशन इन एन एटम? देखो ये ऑप्शन गिवन है। यहाँ एम एल जो है ना, ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एल है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। देखो अलाउड ट्रांजिशन के लिए आपको पता होना चाहिए दो कंडीशन होती है। जब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या तो इसमें चेंजिंग ना हो, या चेंज हो तो +1 -1 की चेंजिंग हो, ठीक है। या फिर ये जो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसमें -1 या +1 की चेंजिंग हो। जब ये होगी तो फिर ट्रांजिशन होगी। So right answer is D. So next question is which of the following rays can never be polarized? Ultrasonic waves, gamma rays, या light rays, या none of these? अब देखो gamma rays और light rays ये है electromagnetic radiations। जितनी भी electromagnetic radiations हैं ये सारी transverse waves हैं जो कि polarize हो सकती हैं, जबकि साउंड वेव्स जो है ना वो होती है longitudinal waves जो कि polarize नहीं हो सकती। ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं ये साउंड वेव्स हैं, और साउंड वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और ये पोलराइज नहीं हो सकती। हमारा क्वेश्चन था कि कौन सी वेव्स पोलराइज नहीं हो सकती, तो अल्ट्रासोनिक वेव पोलराइज नहीं हो सकती। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ? ए। ओके गाइस, गुड बाय।